So, good afternoon, everyone, and welcome to this class of KVPI session. So, जल्दी से ये बता दो कि सबको आवाज़ ऑडिबल है और नेट में ऐसा कोई इशू है, जल्दी से ये फिगर आउट कर लो और बता दो जल्दी से. ठीक है, सो सेशन स्टार्ट करते हैं हम. लास्ट सेशन में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, इस सेशन में भी हम लोग वही करने वाले हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो सबसे पहला सवाल देखो ये. सो ये सवाल जो है ये कैलोरीमेट्री के ऊपर है, या फिर तुम ऐसे सिंपली से बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के ऊपर है ये. सो सवाल पढ़ो, सवाल देखो क्या है. 20 ग्राम बुलेट हुज स्पेसिफिक हीट इज 50,000 जूल पर किलोग्राम per centigrade and moving at 2000 meter per second plunges into a 1 kg block of whose specific heat is 3000 joule per kilo per centigrade. Both bullet and both bullet and block are at 25 डिग्री सेल्सियस. एक्चुअली में यहाँ पे वैक्स है, ठीक है. सो बोथ बुलेट एंड वैक्स आर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एज्यूम दैट bullet comes to rest in the wax and all its kinetic energy goes into hitting the wax. ठीक है. सो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक जो कि वैक्स का बना हुआ है. तो एक इस टाइप का ब्लॉक है, ये वैक्स का बना हुआ है. और इसके साथ साथ यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक बुलेट है जो कि यहाँ से ट्रैवल कर रहा है 20,000 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. सो ये बुलेट इस ब्लॉक में जाकर के प्लंज कर जा रहा है. प्लंज करने का मतलब ये इसमें जाकर के एंटर करके वहीं पे रेस्ट पे आ जा रहा है. सो सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द थर्मल टेम्परेचर ऑफ द वैक्स. जब ये बुलेट जो है कंप्लीटली इसके अंदर चला जाएगा तो वैक्स का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा. और इनिशियल टेम्परेचर जो है बुलेट और वैक्स दोनों का 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. सो तुम कैलोरीमेट्री में तुम दो टाइप के हीट्स के बारे में पढ़ते हो. एक है बेसिकली स्पेसिफिक हीट और एक है दूसरा जो है वो है लेटेंट हीट. सो स्पेसिफिक हीट का काम क्या होता है. स्पेसिफिक हीट का काम होता है किसी भी स्टेट में टेम्परेचर को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना. या फिर ऐसे तुम इसको बोल सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर मान लो वो किसी स्टेट में है, स्टेट इन द सेंस कि 3 पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो इन स्टेट्स में अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना है या घटना है तो स्पेसिफिक हीट के थ्रू वो बढ़ सकता है या घट सकता है. और दूसरा जो है वो है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का काम होता है फेज चेंज में या स्टेट चेंज में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में जा रहा है या गैस से लिक्विड में जा रहा है तो यहाँ पे लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है अपने को. सो स्पेसिफिक हीट के हिसाब से जो एनर्जी का हम लोग एक्सप्रेशन दे सकते हैं वो है एम एस इंटू डेल्टा टी, जहां पे एम जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एस उसका स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी उसमें टेम्परेचर चेंज. और यही अगर लेटेंट हीट के टाइम पे देखें तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं वो एम इंटू एल के बराबर दे सकते हैं, जहां पे एम जो है फिर से मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और एल उसका लेटेंट हीट है. ठीक है. सो अब इस सवाल पे आते हैं. इस सवाल पे ये बोला गया है कि बुलेट इसमें जाकर के एंटर कर जा रहा है तो इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा. सो इसका जो एनर्जी है इनिशियली वो है हाफ mv² के बराबर और ये कंप्लीटली इसमें टेम्परेचर राइज में जा रहा है. टेम्परेचर राइज में जा रहा है तो इसका मतलब ये है वैक्स का जो टेम्परेचर राइज होगा वो हम दे सकते हैं एम वैक्स एस वैक्स इंटू डेल्टा टी. और बुलेट का भी टेम्परेचर साथ में राइज करेगा. अगर उसका काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर राइज में जा रहा है तो बुलेट भी वहीं पे प्रेजेंट है साथ में. सो उसके लिए जो टेम्परेचर का हम लोग मतलब एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हो जाएगा एम बुलेट एस बुलेट इंटू डेल्टा टी. ठीक है. सो दोनों एनर्जी को बराबर कर दो और
टेम्परेचर की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी वहां से। सो वैल्यूज डालो, ये जो है ये मास ऑफ बुलेट ही है। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ बुलेट दैट इज 20/1000 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जो कि है 2000, सो 2000 स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ वैक्स। सो मास ऑफ वैक्स जो है ये देखो दे रखा है 1 किलो के बराबर। सो ये हो जाएगा 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वैक्स जो कि दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वैक्स जो है ये है 3000। सो 3000 इंटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ बुलेट फिर से 20/1000 इंटू इसका स्पेसिफिक हीट है 5000। सो ये 5000 इंटू डेल्टा टी। सो ये तुम्हारा ओवरऑल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से t की वैल्यू जो आएगी t - 25 की वैल्यू आएगी, ये कुछ 3 के आसपास आएगी। इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये 3 के आसपास कुछ मिलेगा तुम्हें। सो t की वैल्यू नियर अबाउट जो आएगी वो 28 के आसपास आ जाएगी। सो टेम्परेचर ऑफ द वैक्स फाइनली 28 डिग्री के आसपास होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। ठीक है, सो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। सो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कैलोरीमेट्री के ऊपर ही क्वेश्चन आया था ये केवीपीओ में। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन अर्दन पिचर यूज्ड इन समर कूल्स वाटर इन इट एसेंशियली बाय इवापोरेशन। अर्दन पॉट मतलब वो जो मटका होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो तुम्हें ये बात तो पता ही है कि अगर तुम मटके में पानी रखते हो तो थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। सो उसी के बारे में ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। सो इट कूल्स वाटर इन इट एसेंशियली बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम इट्स porous surface. So if a pitcher carries 4 kilo of water and the rate of evaporation is 20 gram per hour, 1 घंटे में 20 ग्राम का इवेपोरेशन हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन इट डिक्रीजेस बाय डेल्टा टी इन 2 hours, then the value of delta t is close to ratio of latent heat of evaporation to specific heat of water is 540 डिग्री सेल्सियस। सो अपने को डेल्टा टी की वैल्यू यहां पे पता करनी है कि डेल्टा टी की वैल्यू आखिर कितनी होगी। 2 घंटे में अगर डेल्टा टी डिक्रीज हो रहा है, पानी मतलब जो मटका का जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो वैल्यू कितनी होगी ये अपने को निकालना है। ठीक है, सो मान लो ये मटका है, ठीक है, इसमें 4 किलो पानी है, ठीक है। सो 2 घंटे में कितना पानी इवेपोरेट हो जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। सो वाटर इवेपोरेटेड इन 2 hours, सो इसकी वैल्यू होगी 20 ग्राम 1 घंटे में है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 40 ग्राम्स, तो 40 ग्राम पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है। सो अगर पानी का इवेपोरेशन हो रहा है इसका मतलब ये है लेटेंट हीट के थ्रू इवेपोरेशन हो रहा होगा। ये लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है पानी। सो लेटेंट हीट के थ्रू ये इवेपोरेशन हो रहा होगा। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 40/1000 इंटू एल ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इवेपोरेशन के लिए। सो ये एनर्जी अब इसको कहां से मिल रही है, ये जो इवेपोरेशन हो रहा है ये कहां से मिल रहा है, ये एनर्जी इसको मिल रही है इस पानी के टेम्परेचर डिक्रीज होने से। ये जो अंदर पानी है इसका टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है और डिक्रीज होने से जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी इसके लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो रही है। सो इसका मतलब ये है इसके लिए हम इसके ms डेल्टा टी के बराबर कर सकते हैं। सो ms डेल्टा टी, सो वेयर s इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, m इज द मास ऑफ वाटर। ठीक है, सो प्रॉब्लम में यही था, इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही एनर्जी लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। सो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वाटर ये दे रखा है 540 कैलोरी पर किलो पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये हो जाएगा 40/1000
इंटू 540, मास ऑफ वाटर जो है ये जो मास ऑफ वाटर है नियर अबाउट 40 ले सकते हो, मतलब 4 किलो, सॉरी 4 किलो तुम यहाँ पे ले सकते हो। उसमें से जैसे ये वाला जो पार्ट है ये इवापोरेट हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है इवापोरेट नहीं हो रहा है। 40 ग्राम और 4 किलो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इस वजह से m की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 रख सकता हूँ। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है कैलोरीज में, अगर ये 540 रखा है तुमने तो यहाँ पे 80 रख सकते हो। एक मिनट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, एक मिनट में बता रहा हूं। ये जो वैल्यू होती है कैलोरीज में, ये होती है 2 कैलोरी एक्चुअली में, ये। सो यहां से तुम डेल्टा टी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो कितनी आ रही है। मैं एक बार अलग से तुमको बता दूंगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या होता है, वो मैं भी बता देता हूं। सो डेल्टा टी की वैल्यू यहां से निकालो। सो ये वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 540 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4 इंटू 2। सो इसको कैलकुलेट करो और इससे डेल्टा टी की वैल्यू मिलेगी जो कि नियर अबाउट आएगा 5.4 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, सो मैं वो सारे वैल्यूज एक बार बता देता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये जो वैल्यू होती है ये होती है 2 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, कैलोरीज में। ठीक है, और यही अगर मैं जूल्स में ले जाऊं इसको, कैलोरी को अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करूं तो ये नियर अबाउट आएगा 4 जूल्स पर किलो सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्टीम, ये दोनों बराबर होते हैं। आइस और स्टीम की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड या फिर 2 जूल्स पर किलो सेंटीग्रेड। सो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो जहां पे भी जैसा रिक्वायरमेंट है। लेटेंट हीट की बात करें अगर, सो लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो होता है, अब यहां पे वाटर के 2 केसेस होंगे, एक लिक्विड का केस होगा और मतलब 2 बार कन्वर्जन यहां पे हो रहे होंगे। एक कन्वर्जन हो रहा होगा गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, और एक कन्वर्जन हो रहा होगा लिक्विड टू सॉलिड या सॉलिड टू लिक्विड। सो यहां पे मैं कन्वर्जन के हिसाब से लिख देता हूं, लेटेंट हीट फॉर सॉलिड टू लिक्विड। इस फेज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 80। सो 80 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, या 80 किलो कैलोरी पर किलो सेंटीग्रेड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये 80 किलो कैलोरी पर किलो सेंटीग्रेड है। और वही अगर मैं लिक्विड और गैस के लिए लूं, सो लिक्विड और गैस के लिए वैल्यू होती है 540, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ ही था। सो इस लेटेंट हीट की वजह से तुम्हें पहले के हिसाब से ये पता होगा कि जो स्टीम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं स्टीम लेता हूं तो वो ज्यादा डेंजरस होता है 100 डिग्री वाटर से। अगर 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम तुम्हारे स्किन पे पड़ जाए और अगर 100 डिग्री वाटर अगर तुम्हारे स्किन पे पड़ जाए तो दोनों में सबसे ज्यादा जो डेंजरस सिचुएशन होगा वो स्टीम वाले केस में आएगा। उसका मेन रीजन यही है, उसका लेटेंट हीट का वैल्यू, इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होता है। सो ये वैल्यू जो है ये तुम याद रख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो ये तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम है। सो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो क्वेश्चन देखो ये 1 kg of ice at -20 degree Celsius is mixed with 2 kg of water at 90 degree Celsius। सो आइस जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे है। सो 1 किलो का मिक्सिंग 2 किलो के साथ किया जा रहा है। Assuming that there is no loss to energy to the environment and assume that latent heat of ice is this much, latent heat of ice is this much and specific heat of water and ice is this much respectively, what is the final temperature? यहां पे जो सवाल है, what is the final temperature of mixture? What is the final temperature of mixture?
ठीक है। सो यहां पे क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि कहीं पे भी इन्वायरमेंट में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जो भी एनर्जी है वो वाटर और आइस के बीच में ही रह रहा है। ठीक है। सो इमेजिन करके देखो, अगर आइस को तुम वाटर में डालोगे तो क्या होगा, आइस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और वाटर का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे घटेगा। सो अपने को वही फिगर आउट करना है कि फाइनल टेम्परेचर आखिर क्या होगा। सो ये तुम्हारा आइस है, ये है अभी -20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये 1 किलो का है। ठीक है, और यहां पे वाटर है, ये जो है ये तुम्हारा 90 डिग्री सेल्सियस पे है और इसका जो वेट है ये है 2 किलो। सो यहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ये इसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर जो है घटेगा। सो यहां पे देखते हैं, जब ये आइस जो है 20 डिग्री -20 डिग्री से मान लो 0 डिग्री पे पहुंचता है तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 किलो। सो यहां पे जो एनर्जी रिलीज करेगा ये हम ms डेल्टा टी से देख सकते हैं। देखो ये सॉलिड स्टेट में ही अभी ये कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड स्टेट में ही चल रहा है। सो स्पेसिफिक हीट का यूज करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू आइस का वैल्यू जो है वो 2 दे रखा है स्पेसिफिक हीट। सो 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 20, मतलब यहां से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। सो ये 40 किलो जूल जो है इसको मिलेगा। इसको मिलेगा, इसका मतलब ये है इसका टेम्परेचर देखो कितने से घटेगा यहाँ पे। इसका हम लोग निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे, 40 इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, मतलब 2 इंटू वाटर का है 4 इंटू T-90। ठीक है, या टेम्परेचर इसका घट रहा है। T-90 की जगह पे ये हो जाएगा 90 - T। यहां से वैल्यू देख सकते हो कितना आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 90 - T। इसका मतलब ये है T की वैल्यू यहां से आ रही है 85। यहां से वाटर जो है पहुंचेगा 85 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अभी भी कॉमन टेम्परेचर अभी नहीं आया है। इसका मतलब ये और एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी रिलीज करने के लिए इसको जो है फेज कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 0 डिग्री पे आ गया है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये है सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड ये जो कन्वर्जन हो गए 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये बात हमेशा याद रखना कि फेज कन्वर्जन हमेशा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर इसको और एनर्जी अब रिलीज करना है, इसका मतलब ये है कि इसको फेज चेंज में कन्वर्ट मतलब फेज चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम इसको फेज चेंज में भेजे, ये वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया 1 किलो। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई ये हो गई m इंटू एल। 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है ये 334 दे रखा है। इसका मतलब ये है ये 334 किलो जूल यहां से एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी इसको मिलेगा। तो इसका देखते हैं कितना टेम्परेचर जो है ड्रॉप होता है। टेम्परेचर यहां पे ड्रॉप करने के लिए हम इसका एनर्जी जो है 334 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 90 - T के बराबर कर देंगे, 85 - T के बराबर करेंगे। यहां से वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ये 8। 8 ये हो जाएगा 4 और ये 14, नियर अबाउट 42 और ये 85 - T। T की वैल्यू यहां से आ गई 85 - 42। 85 - 42 मतलब 3 और 4 43 डिग्री। मतलब अभी ये जो वाटर है ये पहुंचा है 43 डिग्री सेल्सियस पे। अभी भी टेम्परेचर दोनों का बराबर नहीं है, अभी भी दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं है। अब ये दोनों वाटर में आ चुके हैं, ये भी वाटर में आ चुका है और ये तो ऑलरेडी वाटर में था ही। इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों जो है सेम टेम्परेचर को अप्रोच करेगा। सेम टेम्परेचर को अप्रोच करेगा मतलब यहां से जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। इस पॉइंट के आगे हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि मान लो ये टेम्परेचर T पे पहुंचा
और ये भी टेम्परेचर टी पे पहुंचा। सो अगर ये दोनों टेम्परेचर टी पे पहुंच रहे हैं तो जो यहां से एनर्जी लॉस हो रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू वाटर का जो है वो है 4 इंटू टी माइनस 0, इतना एनर्जी का लॉस हुआ। और वहां पे वो जो गेन करेगा उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 43 माइनस टी। ये है तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन। इस पॉइंट के आगे ये एनर्जी लॉस इज इक्वल टू ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। सो यहां से अब टी की वैल्यू मिल जाएगी, यही टी जो होगा ये तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का। सो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये 4 4 कटा, सो यहां से टी उधर भेजो। सो 3t इज इक्वल टू 43, मतलब टी की वैल्यू जो है नियर अबाउट आएगी 43/3, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास 15। सो 15 डिग्री जो है, एक बार कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेते हैं। आई थिंक यहां पे मुझको 540 लेके चलना पड़ेगा। अगर मान लो लेटेंट हीट ऑफ आइस जो अगर मैं 540 लेके चलता हूं, ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन जो है ये थोड़े बदल जाएंगे फिर, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसे दिया है 334 से आ रहा है 15 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं 540 से चेक करके देख लेता हूं कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, सो अगर मान लो ये मैं 540 अगर मैं लेता हूं, सो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 540, मतलब ये हो जाएगा 8/540। 8/540 का मतलब है, देखो ये कितना आ रहा है, 8 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, और फिर 48 और लास्ट स्टेप में 2 into 43 भी होगा। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। इसको 334 ही रखते हैं, फिर इसको 334 ही रखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, सही, ये कैसे सही हुआ है। सो 43 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 15 इंटू 2 मतलब 30 डिग्री। हाँ ठीक है, अब मैच कर गया। सो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये फाइनल टेम्परेचर इसका पहुंच जाएगा। सो इस टाइप के प्रॉब्लम का अप्रोच हमेशा ऐसे ही रहता है। जब दो अलग अलग लिक्विड मतलब अलग अलग स्टेट को अगर मिक्स किया जाता है तो तुमको यही हर स्टेप पे फिगर आउट करना होता है कि जो एनर्जी दे रहा है और जो एनर्जी ले रहा है वो किस हिसाब से एनर्जी ले रहा है। सो एक एक स्टेप पे एनर्जी इससे रिलीज करवाते जाओ और एक एक स्टेप पे इससे एनर्जी एब्जॉर्ब कराते जाओ। तो एब्जॉर्ब कराते जाओगे तो फाइनली तुमको टेम्परेचर मिल जाएगा। फाइनल टेम्परेचर जो होगा हमेशा मिक्सचर का वो दोनों के लिए सेम होगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर ए आएगा। चलो ठीक है, सो ये सवाल हो गया है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। सो ये सवाल जो है ये टेम्परेचर स्केल के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ सर्टेन लिक्विड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -50 डिग्री सेल्सियस। कोई लिक्विड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है -50 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अ थर्मोमीटर इज डिजाइंड विद दिस लिक्विड and its melting and boiling point is designed at 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री एल एंड 100 डिग्री एल, थर्मोमीटर का जो स्केल है वो एल के हिसाब से डिसाइडेड किया है। ठीक है, नाउ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन दिस स्केल इज। सो एक यहां पे ये स्केल है एल वाला स्केल जो कि 0 डिग्री और 100 डिग्री को मेंशन कर रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और एक ये जो है कोई लिक्विड है, इस लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -50 डिग्री सेल्सियस है और यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सो सबसे पहले अपने को यहां पे ये समझना है कि ये जो थर्मोमीटर बन रहा है वो इसी लिक्विड से बन रहा है। ठीक है, इसी लिक्विड का यूज करके यहां पे बनाया जा रहा है। ठीक है, सो यहां पे तुम देख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। 150 -50 200 का। ठीक है, और जो थर्मोमीटर डिजाइन किया जा रहा है वो 0 से 100 के बीच में डिजाइन किया जा रहा है। सो इसका मतलब ये है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका 2 पार्ट्स इसके 1 पार्ट के बराबर होगा?
मतलब अगर इस थर्मोमीटर से, अगर मान लो मैं इसको मेजर करता, इसके रेंज को मेजर करता, तो इसका हर एक पार्ट या हर एक डिवीजन जो है ये इसके 2 डिविजन्स के बराबर होते, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है और ये बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है. सो 1 पार्ट ऑफ L इज इक्वल टू 2 पार्ट ऑफ C. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. तो -50 डिग्री सेल्सियस अगर मुझको यहां पे दिखाना है तो यहां पे +50 करना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए. C में 50 ऐड करने के लिए 0 दिखाना पड़ेगा. और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ओरिजिनली. इसमें मैं 50 ऐड कर रहा हूं 0 पे पहुंचाने के लिए. तो क्या इसमें मैं 25 ऐड करूंगा, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स उसके 1 पार्ट के बराबर है. मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर है वो 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा. 25 डिग्री L के बराबर होगा. वैसे ही अगर मुझको बॉइलिंग पॉइंट दिखाना है तो 150 में मुझको 50 माइनस करना पड़ेगा. तो 150 में अगर 50 माइनस हो रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 100 में 25 माइनस करना पड़ेगा. सो 100 में 25 माइनस करना पड़ेगा. इसका मतलब ये है ये 75 डिग्री L पे आएगा. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आएगा 25 पे और बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो 75 पे. मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा. सो ये है स्केल कैलकुलेशन. स्केल को रिलेट करते हुए ऐसे आगे बढ़ना है. ये तो जनरल लिक्विड का स्केल हो गया. ऐसे स्टैंडर्ड अगर हम स्केल की बात करें तो 4 स्टैंडर्ड स्केल्स यूज होते हैं. उन चारों के बारे में बता देता हूं. सो सबसे पहला जो स्केल होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि तुम लोग फैमिलियर ही हो. दूसरा जो स्केल यूज होता है वो होता है फ़ारेनहाइट का. तीसरा स्केल होता है केल्विन का. और लास्ट स्केल जो होता है वो होता है र्यूमर स्केल. ये 4 स्केल्स होते हैं. ठीक है. सो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं देखूं सेंटीग्रेड में तो वो आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और वाटर का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो वो आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है. सो ये 0 डिग्री पे आता है और ये 100 डिग्री पे आता है. केल्विन में हम लोग 273 ऐड करते हैं. मतलब ये होता है 273 मेल्टिंग और जो बॉइलिंग होता है ये होता है 373. फ़ारेनहाइट में 1 मिनट में बता देता हूं. फ़ारेनहाइट में जो चलता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ये चलता है 32 और जो बॉइलिंग होता है बॉइलिंग चलता है 212. ये इसके स्केल के हिसाब से है. और लास्ट में जो र्यूमर है, र्यूमर का जो तुम्हारा बॉइलिंग होता है वो होता है 80 और जो तुम्हारा मेल्टिंग होता है वो होता है 0. तो 0 और 80 पे ये चलता है. मतलब सेंटीग्रेड पे अगर मेल्टिंग पॉइंट मेजर करोगे वाटर का तो वो 0 और ये बॉइलिंग 100 आएगा. लेकिन फ़ारेनहाइट पे ये 32 और 212 आएगा. अभी जैसे हम लोगों ने 25 और 75 निकाला था उसी तरीके से. सो ये चारों स्टैंडर्ड स्केल्स है. ठीक है. अब एक स्केल को दूसरे स्केल से भी रिलेट किया जा सकता है. उसको रिलेट करने के लिए ये फॉर्मूला तुम फॉलो कर सकते हो कि टेम्परेचर ऑन स्केल 1 माइनस लोअर पॉइंट ऑन 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑन स्केल 1 माइनस लोअर पॉइंट ऑन 1 डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट ऑन 1 माइनस लोअर पॉइंट ऑन 1 is equal to temperature on scale 2 minus lower point on 2 divided by higher point on 2 minus lower point on 2. ठीक है. अगर स्केल पे टेम्परेचर 1 है, ठीक है, ये तुम्हारा टेम्परेचर है और किसी दूसरे स्केल पे तुमको टेम्परेचर निकालना है. ठीक है. तो वो टेम्परेचर माइनस लोअर पॉइंट ऑन 1 करो. जैसे लोअर पॉइंट इसमें 0 है सेंटीग्रेड में और हायर पॉइंट ऑन 1 दैट इज 100. यहां पे 100 है. सो T माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू
मान लो ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट के साथ रिलेशन निकाल रहा हूं. सो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट जो कि मेरे को निकालना है माइनस लोअर पॉइंट ऑन 2 दैट इज 32 डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, मतलब 212 माइनस 32. सो T माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर माइनस 32 बाई 212 माइनस 32. वैसे ही मैं इस स्केल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और इस स्केल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं इसी फॉर्मूले को फॉलो करके. सो ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल, और एक स्केल से दूसरे स्केल पे तुम कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा. सो ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चंस थे. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. सो अगला क्वेश्चन देखो ये. सो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स पे है. ठीक है, आइडियल गैस जिसको तुम सिंपल वे में बोल सकते हो. सो आइडियल गैस में तुमने ये इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा या जानते ही होगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी. सो ये जो सवाल है ये उसी के ऊपर बेस्ड है. सो देखते हैं क्या सवाल है. अ हॉट एयर बलून विथ अ पेलोड राइज इन द एयर. पेलोड का मतलब होता है जो उसमें वेट लटका हुआ होता है बलून में, उसी की बात हो रही है. Assume that the balloon is spherical in shape with diameter of 11.7 meter and mass of the balloon and the payload without the hot air is 210 kg. तो पेलोड और बलून का जो वेट है वो 210 kg है. आगे पढ़ते हैं. सो टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ आउटसाइड एयर आर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. ये बेसिकली पास्कल में लिखा हुआ है. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. मोलर मास ऑफ ड्राई एयर इज 30 ग्राम, m की वैल्यू दे रखी है. नाउ द टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर इनसाइड इज क्लोज टू, r की वैल्यू है 831 जूल पर केल्विन पर मोल. सो यहां पे एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक हॉट एयर बलून है और वो जो है वो हवा में ऐसे उड़ रहा है और उसका जो पेलोड और बलून जो है उसका मास 210 किलो है. तो अगर अंदर का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और 1 atm है प्रेशर उसका, तो अंदर का टेम्परेचर कितना होगा? अंदर के टेम्परेचर के बारे में अपने से पूछा जा रहा है. ठीक है, सो सबसे पहले बलून का एफबीडी देखते हैं कि बलून के एफबीडी में क्या क्या चीजें लग रही है. ये है तुम्हारा हॉट एयर बलून विथ पेलोड. सो अगर हम इसका एफबीडी देखें तो इसके एफबीडी में क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं. इसके एफबीडी में एक फोर्स तो यहां पे लग रहा होगा बॉयंसी फोर्स, जो कि गैस इस पे लगा रहा होगा बाहर का एटमोस्फेयर. सो एक बॉयंसी फोर्स यहां पे लग रहा होगा और बाकी जो दूसरा फोर्स नीचे लग रहा है वो लग रहा है mg, इसका दोनों का मिला करके mg. ठीक है, एक mg जो है ये इस एयर का है जो इसके अंदर प्रेजेंट है और एक mg जो है वो इस पेलोड का है. सो मैं mg और कैपिटल mg में इसको डिनोट कर सकता हूं. सो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि बायंसी फोर्स जो है वो mg प्लस कैपिटल mg के बराबर है. सो बायंसी फोर्स की एक्सप्रेशन होती है रो ऑफ फ्लूइड या रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू g. सो रो ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू g, ये हो गया बायंसी फोर्स. और m और mg का एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं इसमें. सो स्मॉल m जो है इस हवा का है मास, इस हवा का मास मतलब रो ऑफ एयर, या फिर इसको इनसाइड में लिख देता हूं. ठीक है, अंदर वाला एयर की बात हो रही है. सो रो ऑफ इनसाइड इंटू वॉल्यूम ऑफ इनसाइड इंटू जी प्लस पेलोड का मास. पेलोड का मास जो कि है 210. सो 210 इंटू जी. सो जी से जी कटा. सो यहां से अपने को सबसे पहला एक्सप्रेशन मिला रो ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू रो इनसाइड इंटू वॉल्यूम इनसाइड प्लस 210. सो ये सबसे पहला एक्सप्रेशन मिला. सो यहां पे वैल्यूज पुट करता हूं मैं, इसको हटा रहा हूं. सो वैल्यू पुट करो रो ऑफ फ्लूइड. अच्छा, रो की वैल्यू इन्होंने नहीं दे रखी है, ठीक है, निकालेंगे अभी थोड़ी देर में. वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो तो हम लोग बता सकते हैं जितना बड़ा बलून है उतना ही बड़ा वो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा हवा में.
सो इस वजह से हम लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं रो ऑफ फ्लूइड माइनस रो इन इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ये और ये वॉल्यूम दोनों बराबर ही हैं, जो कि होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 210। ठीक है, सो ये जो अब एक्सप्रेशन है रो का, एक्चुअली में दोनों रो नहीं दे रखे हैं, ना तो फ्लूइड का रो दे रखा है, मतलब बाहर वाले गैस का रो दे रखा है, ना तो अंदर वाले गैस का रो दे रखा है। ये जो रो की वैल्यू मिलेगी तुम्हें, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी से मिलेगी। सो देखते हैं। सो आइडियल गैस के लिए हम लोग लगा सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर जो है वो तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो है वो तुम्हारा टेम्परेचर है उस आइडियल गैस का। सो वॉल्यूम की जगह पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम जो होगा वो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। सो मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू एनआरटी। सो एन को मैं नीचे लाता हूं, सो एन को अगर मैं नीचे लाऊं तो मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, सो मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएगा मोलर मास, सो ये हो जाएगा पीएम बाई आर टी इज इक्वल टू रो। सो किसी भी आइडियल गैस के लिए पीएम बाई आर टी इज इक्वल टू रो होगा। सो इस रो की वैल्यू हम दोनों जगह डाल सकते हैं इसमें। सो अपना जो एक्सप्रेशन आएगा देखो क्या आएगा, सो वैल्यूज पुट करो इसमें। सो फ्लूइड के लिए आएगा ये प्रेशर ऑफ आउटसाइड इंटू मोलर मास बाहर वाले के लिए बाई आर इंटू टेम्परेचर आउटसाइड, ये आउट वाला कंडीशन है। और इनसाइड वाले के लिए प्रेशर इनसाइड इंटू मोलर मास इनसाइड डिवाइडेड बाई आर इंटू टेम्परेचर इनसाइड इज इक्वल टू 210। सो अपने से पूछा गया है अंदर वाले का टेम्परेचर, बाहर का प्रेशर दे रखा है, मोलर मास भी दे रखा है, मोलर मास ऑफ ड्राई एयर इज 30 ग्राम। सो मोलर मास दे रखा है, ठीक है, अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो दोनों जगह एमएम की वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं। और ये जो है तुम्हारा आर की वैल्यू भी दे रखी है तुम्हें, अंदर का टेम्परेचर भी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। सो इसको तुम जब यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो ये करोगे केल्विन में, क्योंकि आर केल्विन में दे रखा है तुम्हें, ठीक है। सो सारे वैल्यूज दे रखे हैं, बस ये टी इनसाइड जो है ये तुमको यहां से निकालना है, वो निकल जाएगा अब, क्योंकि सारे वैल्यू जो है वो दे रखे हैं। सो ये जो वैल्यू हो जाएगा इसको हम लोग डाल सकते हैं, पी जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। सो मैं 1 को ही यूज कर रहा हूं, और मोलर मास जो है वो है 30 ग्राम्स, सो ये 30 यूज कर रहा हूं मैं। सो ये ग्राम को मैं किलो में कन्वर्ट कर लेता हूं सबसे पहले। सो ये हो जाएगा 30/1000। आर की वैल्यू जो है जूल्स पर केल्विन में है, ठीक है, और मैं प्रेशर रख रहा हूं इसमें एटीएम में। सो एक काम करते हैं, इसको मैं एसआई यूनिट में भी इसको भी डाल दे रहा हूं। सो ये हम डाल देते हैं 10⁵। सो अब आर की वैल्यू हम यहां पे डाल सकते हैं एसआई यूनिट में, जो कि है 8 × 831। सो पी एम आर ये डल गया है 1/T, मतलब ये हो जाएगा 273 + 27, ये हो जाएगा 300 - 1/T in इज इक्वल टू 210। सो सारे एसआई यूनिट्स में वैल्यू पुट करो तो नीचे वाला जो आर है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। सो यहां से कैलकुलेट करोगे तो टीन की जो वैल्यू मिलेगी यहां से वो मिलेगी 105 डिग्री। यहां से कैलकुलेशन करोगे तो टीन की जो वैल्यू मिलेगी 105 डिग्री सेल्सियस के बराबर मिलेगी, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नियर अबाउट इसी के आसपास आएगा आंसर, ठीक है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से इस एक्सप्रेशन से पहुंचा जा सकता है, और उससे फिर इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये है थर्मोडायनेमिक के ऊपर ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल ये भी आइडियल गैस इक्वेशन पे ही सवाल है। सो इसमें अपने को ग्राफ देखना है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ पीवी वर्सेस टी
सो पीवी वर्सेस टी ग्राफ को अपने को प्लॉट करना है ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। स्मॉल एन की वैल्यू यहां पे 1 है। द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट पीवी इक्वल टू टी। तो ये जो डॉटेड लाइन्स है ये पीवी इक्वल टू टी है। सो पीवी वर्सेस टी फॉर दिस आइडियल गैस अपने को प्लॉट करना है। सो अपने को पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। इसका मतलब ये है पीवी की वैल्यू जो होगी आरटी के बराबर होगी। ये जो पीवी इक्वल टू टी वाला जो कर्व है इसका स्लोप अगर हम 1 मान लेते हैं, लेट से थोड़ी देर के लिए पीवी इक्वल टू टी का स्लोप अगर हम 1 मानते हैं, तो ये जो स्लोप है इसका, इस कर्व का स्लोप आर होगा जो कि 1 से बड़ा है, जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा लेकिन स्लोप 1 से ज्यादा होगा। स्लोप 1 से ज्यादा होगा मतलब ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। सो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये यहां पे एक चीज ध्यान रख सकते हो कि यहां पे जो पीवी है इन जूल्स बोला गया है। अगर यही वैल्यू जो होगा, अगर मान लो एसआई यूनिट की जगह पे कोई दूसरा यूनिट यहां पे यूज होता, मान लो लीटर एटीएम यूज होता, वॉल्यूम को लीटर में डाल दिया और प्रेशर को एटीएम में डाल दिया, जो कि एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो अगर पीवी जो है अगर ये लीटर एटीएम में है तो उस कंडीशन में आर की जो वैल्यू होती है 1/12 एसआई यूनिट होती है। 1/12 इंटू एसआई यूनिट, मतलब एसआई यूनिट मतलब लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। लेकिन वही अगर एसआई यूनिट में यूज करते हो तो वो वैल्यू तुम्हें मिलती है 831 उस फॉर्म में। ठीक है, सो ये आर की वैल्यू को ऐसे ध्यान रख सकते हो। जूल में चल रही है तो 831, किलो जूल में चलेगी तो वो 8.31 हो जाएगा, और लीटर एटीएम में चलेगा तो ये 1/12 के बराबर हो जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये था आइडियल गैस पे ही। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये एक पार्ट भी कवर होता है जो कि इस पे अभी तक सवाल एक बार भी अभी तक पूछा नहीं गया है पिछले 5-6 साल में, लेकिन फिर भी मैं यहां पे बता देता हूं तुम्हें क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि इस पे सवाल आ सकता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम सिंपल वे में अगर मैं तुमको बताऊं तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw, जहां पे dq क्या है, dq है चेंज इन एनर्जी, हीट एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये है सिस्टम ने एनर्जी गेन किया है, और ये वैल्यू अगर निगेटिव आती है इसका मतलब ये है सिस्टम ने एनर्जी लॉस किया है। ठीक है, सो अगर सिस्टम में एनर्जी आ रहा है सो Q की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, इसका मतलब सिस्टम हीटअप हो रहा है, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है। और अगर मान लो वो वैल्यू जो है वो निगेटिव अगर हो रही है मतलब सिस्टम एनर्जी का लॉस कर रहा है। वैसे ही du जो होता है वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब फिर से यही है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है सिस्टम का, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। और अगर ये निगेटिव आता है इसका मतलब ये है सिस्टम का इंटरनल एनर्जी घट रहा है। और लास्ट में जो dw है ये है वर्क डन। सो अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, तब ये पॉजिटिव होगा। और अगर ये निगेटिव लेंगे तो ये जो होगा ये वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा तो सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है और निगेटिव होगा तो सिस्टम से वर्क किया जा रहा है, मतलब सामने वाले एनवायरनमेंट पे किया जा रहा है। सो ये लॉ ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के ये सारे एक्सप्रेशन है, ये बस तुम ध्यान रखना। इसमें एक चीज और कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पे ये जो कन्वेंशन है ये बदल जाते हैं। ठीक है, यहां वहां पे सराउंडिंग को प्रेफरेंस देकर के सारा कन्वेंशन डिसाइड किया गया है, यहां पे फिजिक्स में सिस्टम को प्रेफरेंस देकर के सारा कन्वेंशन डिसाइड किया गया है। फिजिक्स के अंदर सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के अंदर इन्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो साइन कन्वेंशन याद रखना कि इसमें पॉजिटिव होगा तो ये, निगेटिव होगा तो ये, पॉजिटिव होगा तो ये, निगेटिव होगा तो ये, और लास्ट में वर्क डन के लिए भी। सो इस पे सवाल अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर आएंगे तो इसी के ऊपर डायरेक्ट सवाल तुमको देखने को मिलेगा।
इसमें एक लास्ट चीज और, इसमें लास्ट चीज एक चीज और समझ याद रखना कि ये जो du है इंटरनल एनर्जी, ये एक पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब अगर मैं किसी किसी गैस को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 स्टेट पे ले जा रहा हूं, ये स्टेट है जो है ये P1 V1 T1 है, और ये जो स्टेट है P2 V2 T2 है। सो 1 से 2 जाने में तुम इसको ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, हर स्टेट में हर पाथ में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो सेम होगा। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी भी पाथ से ले जाओ वो सेम होगा। सो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। बाकी डी और डी डब्ल्यू जो है ये, इसके लिए हम लोग ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे नहीं सकते हैं, बट यू के लिए हम लोग ऐसा जरूर बोल सकते हैं। ठीक है, सो इतना इंफॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स के लिए सफिशिएंट है अभी के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सो यहां पे तुम्हारा 11th का पूरा पार्ट जो है वो बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है, और जितने भी क्वेश्चंस दिखे थे या मिले थे वो हम लोगों ने मतलब मैक्सिमम वे में यहाँ पे कवर कर लिया है। ये जो पार्ट है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब 12th वाला पार्ट तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। सो 12th वाले पार्ट में भी तुम देखोगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स यूजुअली पूछे गए हैं। ज्यादातर सवाल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट और फैराडे लॉ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन तीन चीजों पे ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग किस किस टाइप के सवाल आए हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर ये तीन सबसे मेजर कॉन्सेप्ट्स है जो तुम 10th में भी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्ज के बारे में, दूसरा जो है वो तुम्हारा करंट है, करंट रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सब चीजें, फिर पैरेलल में डिवीजन, सीरीज में डिवीजन, उस टाइप की चीजें जो भी तुम पढ़ते हो करंट में वो, और लास्ट में फैराडेज लॉ जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन तीन पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है। ठीक है, सो देखते हैं एक एक करके क्या सवाल पूछे गए हैं। सो ये वाला सवाल पढ़ो। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ अ स्टार शेप एज शोन इन द फिगर। सो ये स्टार शेप का ऐसा एक स्ट्रक्चर है, उस पे ये सारे चार्जेस रखे गए हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ओ ऑफ द स्टार इज। सो इस सेंटर वाले पॉइंट पे एक निगेटिव चार्ज -q मान लो रखा गया है। सो अपने से पूछा गया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा। सो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, अगर चार्ज q1 है और ये चार्ज q2 है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो k q1 q2 बाई r स्क्वायर के बराबर होगा, अगर ये डिस्टेंस r है दोनों के बीच में। अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होने का मतलब ये है कि इस पे फोर्स लगेगा इधर और इस पे फोर्स लगेगा इधर, रिपल्सिव फोर्स। और अगर ये दोनों अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव इन द सेंस अपोजिट साइन के हैं, सो अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो इन दोनों पे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। सो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बता सकते हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लो दो चार्जेज है और दो चार्जेज में से मुझको किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, सो मेरे को Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए Q2 पे फोर्स देखो और Q2 से उसको डिवाइड कर दो, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको मिल जाएगा। वैसे ही अगर मान लो मुझको Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो Q1 पे फोर्स देखो और Q1 से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q1 का हो जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर होता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे वेक्टर में जो भी प्रॉपर्टीज हमने देखा था फोर्स के बारे में, वही प्रॉपर्टीज ये फील्ड का भी फॉलो करेगा। ठीक है, आई होप इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। सो 2q और -q, ये जो है ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन का है मतलब
यहां पे जो फोर्स लगेगा ये लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स बन गया। Q और माइनस क्यू ये भी अट्रैक्टिव है, तो ये भी अट्रैक्टिव लग गया। Q और माइनस क्यू ये भी अट्रैक्टिव है, Q और माइनस क्यू ये भी अट्रैक्टिव है। 3Q और माइनस क्यू ये भी अट्रैक्टिव है, Q और माइनस क्यू ये भी अट्रैक्टिव है। तो ये सारे के सारे फोर्सेज अट्रैक्टिव है। डायरेक्शन पता चल गया ऐसे। अब देखते हैं कि कौन सा मैग्नीट्यूड बराबर हो रहे हैं इनमें। सो ये वाला जो Q और ये वाला जो Q है ये बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, मतलब ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद 2Q और Q में ये दोनों एक ही लाइन पे है, सो इसका मतलब ये 2Q वाला डोमिनेट करेगा, 2Q वाला डोमिनेट करेगा, मतलब इधर नेट इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दैट इज KQ बाई कुछ R²। और 3Q और Q वाले में 3Q डोमिनेट करेगा, मतलब वो आएगा यहां पे जो कि आएगा 2KQQ बाई R²। सो इन दोनों का रिजल्टेंट तुमको यहां पे मिलेगा कुछ। सो यहां पे मिलेगा, मतलब देख सकते हो कहां पे आएगा, 2Q और Q का ऊपर, 3Q और Q का इधर। सो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा, इधर का फोर्स ज्यादा है, ठीक है। सो मैं ये बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल के नियर अबाउट ये फोर्स आने वाले हैं, मतलब ये जो होगा यहां पे कहीं पे क्लोज में आएगा। सो यहां पे कहीं पे क्लोज में आएगा, मतलब टुवर्ड्स राइट बोल सकते हैं, ठीक है। सो टुवर्ड्स राइट तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे पहला सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला जो सवाल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो एक यहां पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r इन मैग्नीट्यूड। सो अगर इस वायर से डिस्टेंस r पे जाओगे तो इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये बोल रखा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग such a long straight wire in circular orbits of radii 1 angstrom and 2 angstrom। so 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इन दोनों के अराउंड घूम रहा है, मतलब दोनों ही इसके अराउंड घूम रहा है। एक 1 एंगस्ट्रॉम के रेडियस में घूम रहा है, एक 2 एंगस्ट्रॉम के रेडियस में घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड्स, ये निकालना है अपने को। सो अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका मतलब ये है इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई तो होगा जो इसको प्रोवाइड कर रहा होगा। इस डायग्राम को देख करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही इसको सेंट्रीपिटल दे रहा होगा। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि Q इंटू ई इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, इसका मतलब ये हो जाएगा m4π² अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। सो ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हुआ। सो एक इलेक्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉम में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो 2 एंगस्ट्रॉम में है। सो T1/T2 अगर हम करें, सो E इंटू ई इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 4π² इंटू 1 एंगस्ट्रॉम बाई T1²। और दूसरे वाले के लिए E इंटू ई इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 4π² इंटू 2 एंगस्ट्रॉम बाई T2²। वैल्यूज पुट कर दिया मैंने, इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ डिवाइड करोगे तो 1, और राइट वाले को राइट वाले के साथ डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें T2² बाई 2T1²। सो इसका मतलब T2/T1 जो आएगा वो 1:√2 आएगा। सो 1:√2 यहां पे देख सकते हो कौन सा आ रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां पे कुछ मिसप्रिंट हुआ आई थिंक, इसको मैं कर दे रहा हूं 1√2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन के ऊपर कॉन्सेप्ट था ये, फोर्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दिया, जहां पे ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है टाइम पीरियड। सो t की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हें मिल जाएगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर आ रही है तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो तुम याद रख सकते हो, ठीक है। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे ही है डायरेक्ट। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी कुछ कहानी पे अगर कुछ सवाल आ रहे हैं तो वो मेंशन किया हुआ रहता है क्वेश्चन में समझने के लिए। फिर भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, जैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप वेक्टर फॉर्म में। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज, जो कि अभी अभी हमने लिया था, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2k लैम्डा अपॉन आर होता है, जहां पे k की वैल्यू जो है, अच्छा k की वैल्यू मैंने पिछली बार नहीं बताई है, k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। सो ये जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। सो ये k की वैल्यू है, और यहां पे जो लैम्डा है, लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब सिंपल है कि हर छोटे छोटे सेगमेंट पे किसी लाइन पर कितना चार्ज स्टोर्ड है, उसी को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। जैसे वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं ना हम लोग, मास अपन वॉल्यूम, हर छोटे से वॉल्यूम में कितना मास है, वैसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी हर छोटे से लेंथ में या सेगमेंट में कितना चार्ज या मास है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट, इसकी वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है ये के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। रिंग से रिंग के एक्सिस पे अगर एक्स डिस्टेंस पे अगर यहां पे फील्ड निकालोगे तो वो फील्ड का एक्सप्रेशन यहां पे आएगा। सेंटर पे अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको तुम देख सकते हो एक बार बस याद रखने के लिए याद रख लेना। बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मैंने देखे हैं अभी तक उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। सो ये तो मैंने बता ही दिया। कंडक्टिंग स्फीयर के केस में दो केसेस होंगे, एक फॉर आर लेस देन आर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और हॉलो स्फीयर के बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका हम लोग फॉर्मूला देते हैं के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, जहां पे कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर है और स्मॉल आर तुम्हारा जिस पॉइंट पे तुम फील्ड निकाल रहे हो। और बाहर के लिए वही सेम जो यहां पे था, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो तुम बस ध्यान रख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब वीडियो देखोगे तो, ठीक है। सो अगले सवाल पे आते हैं। तो जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल पोटेंशियल एनर्जी पे आया था, लेकिन इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाता है। चलो सवाल पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेडी इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर। सो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो हम ऐसे देते हैं, मतलब सिंपली के क्यू स्क्वायर बाई आर लिखा हुआ है, के क्यू बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर, where k is a constant and r is the nuclear radius. The nucleus divided into two outer nuclei of charge Ze/2 and equal radii. Then the change in electrostatic energy in the process when they are far apart is. So एक यहाँ पे न्यूक्लियर है जिसका रेडियस जो है कुछ r है और इसका जो चार्ज है वो कुछ Jd है। इसका एनर्जी जो है वो इतना है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसका रेडियस स्मॉल आर Jd/2 और इसका रेडियस भी स्मॉल आर और चार्ज Jd/2। सो अपने से पूछा गया कि बताओ इन दोनों का फाइनल एनर्जी कितना हुआ, और फाइनल एनर्जी निकालने के बाद तुमको यह बताना है कि इन दोनों में कितना चेंज आया एनर्जी का। सो सबसे पहले स्मॉल आर निकालते हैं। सो स्मॉल आर निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हैं। सो ये लिख सकते हैं हम लोग कि 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई कटा। सो आर की जो वैल्यू मिली वो मिली r अपॉन 2 raised to power 1/3।
सो स्मॉल आर की वैल्यू मिली। सो इसका जो एनर्जी आएगा, फाइनल एनर्जी आ जाएगा K इंटू JD बाई 2 स्क्वायर बाई आर, एक का। सो दोनों का मिला दिया जाए तो इंटू 2। सो ये मिल जाएगा तुमको KZ स्क्वायर E स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, जो कि है कैपिटल आर। एक मिनट, सो यहां पे हम लोग आर की वैल्यू रखते हैं। सो ये मिलेगा अपने को KZ स्क्वायर E स्क्वायर बाई 4 इंटू स्मॉल आर, दैट इज R इंटू 2 रेस्ट पावर 1/3 इंटू 2। सो ये 2 से 2 एक कटा। सो यहां से मिलेगा KZ स्क्वायर E स्क्वायर बाई आर इंटू 2 रेस्ट पावर -2/3। सो ये आएगा तुम्हारा फाइनल एनर्जी, इतना आएगा फाइनल एनर्जी दोनों का मिला करके। सो चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा? चेंज इन एनर्जी दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी। सो चेंज इन एनर्जी निकालते हैं। सो देयरफॉर चेंज जो होगा वो हो जाएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, जो कि आएगा KZ स्क्वायर E स्क्वायर बाई आर इंटू 1 माइनस 2 रेस्ट टू पावर -2/3। सो ये वैल्यू अपने को देखना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 कितना होता है? क्यूब रूट ऑफ 2 आई थिंक ये होता है 2.1 के आसपास। एक मिनट रुक जाओ। हाँ 1.2 के आसपास है ये। सो 1.2 का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। सो ये जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा KZ स्क्वायर E स्क्वायर बाई आर इंटू 1.2 का स्क्वायर 1.44 माइनस 1, मतलब नियर अबाउट 0.44। सो नियर अबाउट 0.44 का मतलब ये है, नियर अबाउट 0.4, मतलब इस ऑप्शन को तुम टिक कर सकते हो। ठीक है, सो चेंज इन एनर्जी जो है तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, सो ये तुम्हारा एनर्जी के ऊपर सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये एक अलग टाइप का सवाल आया था। इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है यूजुअली तुम इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलता है तुम्हें, जब तुम पहला ईयर जाओगे, पहले ईयर कॉलेज में। सो वहां पे ग्रिफिथ्स में तुमको ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे पहले ही आ गया है। जो लास्ट ईयर का जो KVPY का पेपर था उसमें यह सवाल पूछा गया था। तो सवाल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बता देता हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा। अ चार्ज प्लस Q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस D अवे फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग L shaped शीट। सो ये जो है एक L shaped शीट है जो कि ग्राउंडेड है, और इसके सामने जो है ये चार्ज Q रखा गया है जो कि दोनों डिस्टेंस D पे है। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q इज, तो अपने को ये बताना है कि इस पे चार्ज कितना लगेगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स निकालने के लिए मिरर इमेज जब तुम कॉन्सेप्ट लगाते हो तो तुम क्या करते हो, इसका जो इमेज है इसमें देखते हो और इसका इमेज इसमें देखते हो, और इन दोनों का इमेज फिर आपस में देखते हो। ठीक है, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज हम देखते हैं, वैसे ही चार्ज का भी मिरर इमेज हम यहां पे देखते हैं। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि जब तुम इसका इमेज यहां पे देखोगे तो इसके साइन में चेंज आएगा, जब तुम इसका मिरर इमेज यहां पे देखोगे तो इसके साइन में भी चेंज आएगा। तो Q का माइनस Q, Q का माइनस Q। अब इस इमेज का फिर से तुम इसमें देखोगे और इस इमेज का फिर से इसमें देखोगे,
साइन अपोजिट हो करके। तो इसका इमेज इसमें जब देखोगे और इसका इमेज जब इसमें देखोगे तो दोनों एक ही जगह पे फॉल करेगा और वो फॉल होगा यहां पे। मतलब इस इमेज के, इस ऑब्जेक्ट का या इस चार्ज का टोटल 3 इमेज मिलेगा तुम्हें, एक इधर और एक इन दोनों का मिला करके जो कि मिलेगा यहां पे। सो इसका अपोजिट साइन में, इसका अपोजिट साइन में, और इसका जब साइन बदलोगे तो ये हो जाएगा Q। सो ये है मिरर इमेज। जब भी कंडक्टिंग प्लेन आए सामने तुम्हारे चार्ज के सामने, तो प्लेन को हटा करके तुम उसकी जगह पे एक पीछे चार्ज रख सकते हो। इसी को मिरर इमेज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सो यहां पे जैसे मैंने ये चार्ज रख दिया है इन 3 जगह पे, अब मैं इस कंडक्टिंग प्लेन को हटा सकता हूं। कंडक्टिंग प्लेन को हटाने के बाद ये तीनों चार्ज जो भी इस पे फोर्स लगाएगा वही फोर्स तुम्हारा आंसर होगा। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस Q इज फोर्स ड्यू टू ऑल दीज 3 चार्जेस। सो इसकी वजह से इधर जो चार्ज लगेगा वो लगेगा यहां पे, जो कि लगेगा KQ बाई 2d²। इसकी वजह से जो यहां पे लगेगा वो इधर लगेगा, जो कि लगेगा KQ 2d²। और इसकी वजह से जो यहां पे लगेगा वो लगेगा यहां पे रिपल्सिव, जो कि होगा KQ बाई, ये देख लो कितना हो रहा है, ये D है, ये भी D है। सो ये जो होगा ये √2D हो गया, √2D और √2D, मतलब ये हो गया 2√2D का स्क्वायर। इसको वेक्टर वाइज ऐड कर लो, ऐड करने के बाद यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो इसमें जो आंसर तुमको मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें ऑप्शन C। ठीक है, इसको या तो कंपोनेंट करके सॉल्व कर लो वैसे, या फिर वेक्टर में ब्रेक करके सॉल्व कर लो। वेक्टर एडिशन भी करोगे तब भी चलेगा, या कंपोनेंट में तोड़ के करोगे तब भी चलेगा। करेक्ट आंसर जो तुमको आएगा वो तुमको ये मिलेगा। ठीक है, सो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी कंडक्टिंग प्लेन के सामने एक चार्ज रखा हुआ है, उस कंडक्टिंग प्लेन की जगह पे एक और चार्ज पीछे रख सकते हो उसके इमेज लोकेशन पे, लेकिन साइन जो होगा उसका बस अपोजिट साइन का होगा। सो वो जो चार्ज रख रहे हो तुम, उस चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वही फोर्स तुम्हारा फोर्स ऑन चार्ज Q होगा। ठीक है, सो ये सवाल आएगा था, ये सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। सो डिफिकल्ट सेक्शन में ये सवाल था। ठीक है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे। अगला जो पार्ट है वो है करंट का। सो करंट का देखते हैं, बस 1 मिनट थोड़ा टाइम दो मेरे को। ठीक है, सो करंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं थे, इजी सवाल ही थे। सो करंट में तुमको 2 चीजों का यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ जो होता है वो V = IR होता है, और इसका जो दूसरा फॉर्म है वो है J = सिग्मा E, जहां पे J को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। J जो होता है, ये जो सिग्मा होता है ये होता है 1/ρ, जहां पे ρ होती है रेजिस्टिविटी। सो ये होता है 1/ρ, और E जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ओम्स लॉ का ही दूसरा वर्जन है J = सिग्मा E, वेयर J इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब करंट अपॉन एरिया, ये होता है करंट डेंसिटी। सिग्मा इज 1/ρ, दैट इज 1/ रेजिस्टिविटी, या फिर इसको तुम कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। और E जो है वो तुम्हारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी से ये डेराइव होता है। सो ये पहला चीज है जो तुमको ध्यान में रखना है करंट के लिए। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट का जो रिलेशन आता है वो आता है NA × VD × E, जहां पे N जो है वो है नंबर ऑफ, ये इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो हो रहा है करंट में वो होता है N।
ए जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वीडी जो है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से करंट आगे बढ़ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि है वीडी। और ई जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये दो चीजें जो है तुमको याद रखना पड़ेगा करंट के लिए। इसके अलावा सर्किट के टर्म्स में एमीटर, वोल्ट मीटर, फिर पैरेलल डिवीजन, सीरीज डिवीजन, ये जो बेसिक्स जो चलते हैं वो तुमको मतलब याद रखना पड़ेगा। मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये है बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि तुम 10th में भी पढ़े हो। सो ये 3-4 चीजें अगर तुम ध्यान में रखोगे तो इसी पे मोस्ट ऑफ द सवाल पूछे भी गए हैं। सो सवाल पे आते हैं और सवाल देखते हैं कि क्या पूछा गया है। सो सवाल ये है कि स्टेडी करंट आई इज सेट अप इन अ वायर व्हिच क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सो ये ऐसा क्रॉस सेक्शन है, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है आई, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है। then as we examine the narrowing region, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करंट डेंसिटी डिक्रीजेज इन वैल्यू। सो करंट डेंसिटी जो होता है वो आई अपॉन एरिया होता है। जो करंट यहां पे फ्लो हो रहा है वही करंट यहां पे भी फ्लो होगा, करंट नहीं बदलेगा, क्योंकि करंट हम लोग नापते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। सो लेफ्ट साइड से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना फ्लो हो रहा है वही राइट साइड से भी उतना ही फ्लो होगा, करंट की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। बट करंट डेंसिटी जो कि करंट अपॉन एरिया है वो बदल जाएगी। सो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एरिया की वैल्यू कम होगी, मतलब करंट डेंसिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग लगा सकते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, सिग्मा तो कांस्टेंट है क्योंकि वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इंक्रीज हो रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है मतलब ये ऑप्शन सही है। द करंट डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत हो गया। द एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, एवरेज स्पीड मतलब यही है ड्रिफ्ट स्पीड। सो करंट जो है वो होता है NAVD इंटू ई। सो ये हो जाएगा VD की वैल्यू हो जाएगी INA इंटू ई। सो I कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, एरिया जो है वो कम हो रहा है। एरिया अगर कम हो रहा है इसका मतलब ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो इन्हीं पे ये सवाल था और ये तुम्हारा आंसर है। चलो अगले पे चलते हैं। सो अगला सवाल जो है ये भी करंट डेंसिटी के ऊपर ही है। देखो क्या सवाल था। इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटर a current of 500 microampere is carried by a proton beam in which each proton has speed this much. स्पीड इतना है और करंट इतना है ये बोल रखा है। then the cross sectional area of the beam is this much, then the charge density in the beam is close to, अपने को चार्ज डेंसिटी निकालनी है। सो चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हो गया चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो ये वैल्यू हो गया Q अपॉन एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अपने को करंट और वेलोसिटी दे रखा है। सो एक काम करते हैं हम यहां पे दोनों को T से डिवाइड करते हैं, दोनों को मैं T से डिवाइड कर रहा हूं। सो T से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये जो Q बाई T है ये बन गया तुम्हारा करंट, ये जो है ये होता है करंट, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L बाई टी का मतलब ये हो गया वेलोसिटी। सो I, A और V ये तीनों एक्सप्रेशन दे रखे हैं, वैल्यूज पुट करो तुमको चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। सो I जो है वो 500 इंटू 10⁻⁶, A जो है वो है 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ मतलब ये भी -6 इंटू वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁻⁷। सो ये कटा और ये 45, ये नियर अबाउट 1 और ये 2 0 3। सो ये वैल्यू जाएगा 10⁻⁴, -4 -5 के आसपास। सो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। एक बार मैं एग्जैक्टली बता देता हूं क्या आ रहा है। सो ये हो जाएगा 500, सो ये हो जाएगा 500 इंटू 10/45 इंटू 10⁻⁷।
सो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये जीरो इसमें मैं क्लब कर ले रहा हूं 5, 1.1 इंटू 10⁻2 3 10⁻⁻4, सो 10⁻⁻4, ठीक है। सो 10⁻⁻4 ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये तो सही है। -4, सो क्लोज टू में मैं इसी को टिक करूंगा फिर 1.1 में 7 3 4 3.1 इसी को टिक कर सकते हैं, ये तुम्हारा आंसर होगा। सो बेसिकली अप्रोच तुम्हारा ये होगा, ये है करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी निकालने का तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सर्किट का क्वेश्चंस आ गए। सर्किट के सवाल जो है वो वैसे ही मिलेंगे तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुमने 10th में पढ़े हुए थे। सो जल्दी से एक ये सवाल देख लेते हैं। अ लाइट बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसका जो है रेजिस्टेंस 16 ओम दे रखा है, इज अटैच्ड इन सीरीज विथ एन इनफाइनाइट रेजिस्टर नेटवर्क with identical resistance R below. 10 volt battery drives current in the circuit. What should be the value of R such that the bulb dissipates 1 watt of power? So अपने को R की वैल्यू ढूंढनी है जिससे कि इसका जो पावर है बैटरी का वो 10 वोल्ट 1 वाट के बराबर आ जाए। बैटरी का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट के बराबर है। सो ये जो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है इसको निकालने का तरीका जल्दी से देख लो। सो ये ऐसा आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ये पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ऐसे आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो अगर मैं ये दूसरे सेक्शन से आगे देखूं, ये वाला जो सेक्शन है इससे मैं अगर आगे देखूं तो ये भी तो एक इन्फिनिटी सीरीज ही है, ये भी एक इन्फिनिटी सीरीज है। मतलब अगर यहां पे आर इक्विवेलेंट आर के बराबर है तो यहां पे भी आर इक्विवेलेंट जो है वो आर के बराबर मैं बोल सकता हूं रेयर केस में, मतलब नियर अबाउट केस में। पहला सेक्शन और पहले सेक्शन के बाद जो दूसरा सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है वहां से भी तो इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है। सो ये सर्किट जो है इसमें कन्वर्ट हो गया। ये आर और ये कैपिटल आर, और इन दोनों के बीच में जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कैपिटल आर के बराबर ही होगा। सो कैपिटल आर और स्मॉल आर पैरेलल में और ये दोनों इसके साथ सीरीज में। सो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं आर के बराबर करूंगा। सो इस वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर प्लस आर बाई आर प्लस कैपिटल आर है। सो इसको तुम इधर ले आओ। सो आर इंटू आर प्लस आर माइनस आर बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। एलसीएम लेकर के मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। सो ये और ये कट गया। सो यहां से मिला अपने को आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर। सो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिससे कि तुम स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू यहां पे निकाल पाओगे। सो कैपिटल आर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी तुमको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार आर की वैल्यू आ गई यहां से स्मॉल आर के टर्म्स में, उसके बाद पावर को तुमको 1 वाट के बराबर करना है। सो पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है वी स्क्वायर बाई टोटल आर मतलब आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। सो ये जो होगी 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बाई 16 प्लस कैपिटल आर के बराबर होगा। आर की वैल्यू यहां पे डालना है स्मॉल आर के टर्म्स में, स्मॉल आर की वैल्यू यहां से तुम्हें मिल जाएगी। थोड़ा सॉल्व कर लेना, यहां से तुमको आंसर मिल जाएगा। सो इसका जो आंसर मिलेगा तुमको ये मिलेगा पहला वाला 14.8 ओम, ठीक है। सो ये तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सवाल था। इस पे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, और मैग्नेटिज्म के ऊपर किस टाइप के सवाल आए हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो 12th में मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और कुछ पोर्शन मॉडर्न फिजिक्स के, ये 3 चीजें बची हुई हैं जो हम आने वाली क्लासेस में उनके हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।